So in this lecture we'll be gonna studying the law of conservation of momentum. Actually आपको momentum पढ़ाया नहीं गया अभी तक, मगर it was your request to explain the term before your test, so that's why I have made the lecture on this topic. So law of conservation of momentum. So इसकी मैं ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक समझाऊंगा so that you can easily recognized. So the momentum of an isolated system, अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, of two or more than two interacting bodies remains constant. अच्छा, अब मोमेंटम की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो अभी हम इसके टॉपिक पर नहीं आए हैं, बट द फार्मूला फॉर द मोमेंटम इज़ P इज़ इक्वल टू m3. ओवर हेयर P इज़ द मोमेंटम and you can see that P is momentum is directly proportional to the mass and also to the velocity. So what does the isolated system mean? An isolated system means is a group of interacting bodies. एक interacting bodies का group है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं करती, बट अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हो या फिर नेट फोर्स हो, वो हमारे पास हमेशा मोमेंटम के लिहाज से कांस्टेंट रहती है. सो व्हेन द अनबैलेंस्ड फोर्स इज कांस्टेंट, सो द मोमेंटम इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. मैंने कहा कोई फोर्स एक्ट नहीं करती. जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, इसका मतलब जो है आपके पास मोमेंटम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. एंड आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं होना, मीन्स एवरीथिंग इज़ इन कांस्टेंट. सो अदर वर्ड्स में कहूँ मैं, मोमेंटम of an isolated system is always conserved. कंजर्व का मतलब ही यही होता है. कंजर्व का मतलब कांस्टेंट. दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, सो अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं, दैट मेरे पास टू बॉडीज़ हैं. अगर मैं ए डायग्राम बनाऊं, दैट इज़ m1 एंड इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी दैट इज़ कॉल्ड u1. ये वेलोसिटी है, और ये जो टर्म मैं दिखा रहा हूँ, और ये है दूसरी बॉडी जिसका m2 मास है और इसका वेलोसिटी है u2. और ये जो कंडीशन है दैट इज़ द बिफोर द कोलिजन. सो अब मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया और इसमें आपको दिखाया कि दो स्फीयर्स हैं ऑफ मासेस m1 एंड m2 जो आपको दिखाए हैं. सो दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2. इस तरीके से कि u1 यानी कि u1, देखो आप मोमेंटम की डेफिनेशन से देखो, मास और वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा मास कम. इसमें से वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है, जिसका मास छोटा होगा. इट मीन्स m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी. सो u1 इज़ ग्रेटर देन u2. सो स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास m2. जब आपका स्फीयर ऑफ मास m1 m2 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, फिर कंडीशन दिखाता हूँ. तो उससे पहले मैं टर्म लिख देता हूँ दैट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास, जो इसका इनिशियल मोमेंटम था मास m1 का, दैट वुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू मास m1 u1 एंड दैट इज कॉल्ड द इनिशियल मोमेंटम. अगेन इसी तरह अगर मैं बात करूं, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम था, सो इसी तरह m2 इज़ इक्वल टू m2 u2 एंड m2 u2 इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन. तो टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम? बड़ी आसान ट्रिक है, एंड दैट इज़
M1 को U1 को प्लस करा दो M2 को और U2 के साथ. So by this we can calculate the total momentum of a system before the collision. ठीक है, collision का मतलब आपस में टकरा जाना. ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो आपका M1 है दैट विल कोलाइड विद द, यानी कि टकराएगा M2 के साथ. ठीक है, और होगा कुछ यूँ कि M1 का जो वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी V1 में, और M2 की जो वेलोसिटी है दैट विल आल्सो कन्वर्ट इन द, सॉरी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, दैट विल आल्सो कन्वर्ट इन द M2, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी V2. सो आफ्टर सम टाइम्स मास 1 हिट्स M2 जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया विथ सम फोर्स. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन M2 भी उसी पर एक्सर्ट करेगा इक्वल मगर अपोजिट रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑन M1. समझ आया? जब M1 M2 से कोलाइड कर रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने ये कहा था कि जब M1 इस पर फोर्स लगाएगा तो M2 पे भी उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा. सो लेट देयर वेलोसिटीज बिकम V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द कोलिजन. सो अब मैं दिखा सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा. फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की बात तो छोड़ो, फाइनल मोमेंटम क्या होगा M1 का, M1 इंटू V1. और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास क्या होगा आपका, सॉरी मोमेंटम ऑफ, सॉरी हाँ, फाइनल मोमेंटम ऑफ M2 क्या होगा आपके पास, M2 इंटू V2. यानी कि इनिशियल के लिए हमने U इस्तेमाल किया था, U1 और U2, मगर फाइनल के लिए हम V1 और V2 वेलोसिटीज शो करते हैं. सो फाइनल मोमेंटम वुड बी इक्वल, सॉरी टोटल मोमेंटम वुड बी इक्वल टू, टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, मगर हमने ऊपर पढ़ा था M1 U1 इंटू M2 U2, सॉरी प्लस M2 U2. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब मेरे पास टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, हमने डेफिनेशन से समझ ली थी वो बात, मगर हम उसको दोबारा समझेंगे. एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द मोमेंटम. कंजर्व का मैंने मतलब बताया था कांस्टेंट. सो आई कैन राइट दैट टोटल इनिशियल momentum of the system before the collision, टकराने से पहले किसके बराबर होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन या फिर आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन. अगर मैं इसका वैल्यूज़ निकालूँ जो हमने सॉल्व किया था, सो टोटल मोमेंटम ऑफ इनिशियल वैल्यू क्या था, M1 U1 प्लस M2 U2, और आफ्टर कोलिजन क्या होता है M1 V1 प्लस M2 V2. सो दिस इज़ कॉल्ड द, और ये शो कर रहा है आपको मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. ठीक है, सो एप्लीकेशन हमारे पास में बुलेट फायर की है और अदर थिंग्स की है. सो वो भी बता देता हूँ मैं आपको. बल्कि बुलेट की जो आपके पास एग्जांपल है बुलेट फायर की, वो आप अपनी बुक में से खुद समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपका होमवर्क है. मैंने आपको समझाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह आप इसको वैलिडिफाइड कर सकते हैं. बट इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द कंसिडर सिस्टम ऑफ अ गन एंड अ बुलेट. तो गन एंड बुलेट की आपको एग्जांपल दी हुई है बुक में इसी टॉपिक के बाद, तो आप उसको रीड करके समझ सकते हो और आपको ताकि खुद एनालाइज करने की एबिलिटी हो. सो आफ्टर रीडिंग बाय योर सेल्फ the application of gun and bullet of the momentum, you can easily be able to understand this whole topic. So I hope you got all the points being cleared about this topic. So inshallah in the next lecture हम अपना वापस से previous topic से start करेंगे.